तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्राचीन भारत के इतिहास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत के स्रोत को पढ़ने के बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोगों के लिए आज के क्लास में उपस्थित है वह है पाषाण काल, स्टोन एज। भारत एक ऐसा देश है कि जिसके ऐतिहासिक पन्नों में मानवीय विकास के आरंभिक काल से ही विवरण मिलते हैं। विश्व का सभी देशों में ये सुविधा या ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि मानवीय विकास के आदिम युग उसमें पाया जाता हो, लेकिन हमारे देश की विशेषता ये है कि हमारे देश का इतिहास मानवीय विकास के आरंभिक बिंदु से शुरू होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने देश के पाषाण काल को समझें। पाषाण काल को पढ़ने के क्रम में हम शुरू में ही बता देते हैं कि ये एक्चुअली में दो खंडों में विभाजित है। एक में हम लोग देखने जा रहे हैं कि मानवीय विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, और जब उसको पढ़ लेंगे तो उसका दूसरा खंड पाषाण काल का होगा कि ये पाषाण काल कितने पीरियड में बटा हुआ है। क्लियर? तो दो चीज़ों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन और दूसरा के क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टोन एज। दो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन और दूसरा क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टोन एज। शुरू करते हैं। तो इसको कुछ इस ढंग से शुरू किया जा सकता है कि यदि पृथ्वी को हम ले, ठीक है, तो पृथ्वी की जो वर्तमान समय तक जो इसका एज है, आयु है, वो 4 अरब 50 करोड़ वर्ष है। और कहा जाता है कि पृथ्वी और इतना ही, देखिए पूरा टेंटेटिव रही है, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो लॉस आपको है, हमें कोई लॉस नहीं। आपके भुनुर भुनुर करने से हमारे मेमोरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन आप भुनुर भुनुर जो मक्खी की तरह करते हैं तो उससे आपका पूरा पूरा लॉस होता है। और जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर बाई बुक इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो सेवा सर में दर्द के और कुछ नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। अच्छों को इस सेक्शंस में हम देख चुके हैं, इसलिए जिस ढंग से बता दे रहे हैं उस ढंग से गौर से समझिए ताकि आपको याद हो जाए सारे नाम्स और इवेंट्स और एक सीक्वेंस दिमाग में स्टोन एज का बन जाए। ठीक है? तो हम बता रहे थे आपको इस पृथ्वी की वर्तमान समय तक जो कुल आयु है वो 4 अरब 50 करोड़ है, और इतने ही वर्ष तक पृथ्वी और जीवित रहेगी। उसके बाद क्या होगा? तो ये रक्त दानव बन जाएगा, रेड ड्वार्फ बन जाएगा। फिर क्या होगा? तो श्वेत दानव बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को पृथ्वी के इसी आयु के बारे में जानना है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। तो यदि इस आयु को जो हम लोग बोल रहे हैं एक 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर अगर मान ले इस 4 अरब 50 करोड़ को, तो अगर 88 किलोमीटर पर हम अगर पहुंचते हैं 88, तो यहां तक कोई जीवन नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? आदमी की छोड़ दीजिए, कीड़े मकोड़े, फंगस,
वायरस, कुछ नहीं, यानी लाइफ है ही नहीं है। क्लियर? जब हम लोग 93 किलोमीटर पर पहुंचते हैं, कहा, तब हम लोग को यहां जीवन दिखना प्रारंभ होता है। क्या? और वो जीवन क्या? तो अमीबा, पैरामीशियम, जेलीफिश, इस रूप में। अभी भी हम पैदा नहीं हुए। अब जब हम 98 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, तब यहां से मानवीय विकास शुरू होता है। क्या शुरू होता है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है? अब यहां पर एक डेटा और, कि ये जो 98 किलोमीटर पर मानवीय विकास आ रहे हैं, तो यहां से आप हिस्ट्री का अध्ययन नहीं करते। इस 2 किलोमीटर में भी मात्र 0.1% भाग का इतिहास है। यानी इसका अगर आप निकालें तो इसका 0.1% भाग का हम लोगों को इतिहास मिलता है। और इसके पहले यदि 98 से 100 किलोमीटर के बीच का, जिसमें इतिहास सिर्फ 0.1% है, तो बाकी क्या है? तो बाकी प्रागैतिहास है। अब इतिहास किसे कहते हैं और प्रागैतिहास किसे कहते हैं, ये राज थोड़ा देर बाद खोलते हैं। ठीक है? अब देखिए कि इस पीरियड को, जो हम लोग कहा पृथ्वी की आयु को, इसमें विभिन्न युग हुआ है। यानी एज। तो उसमें सबसे पहला जो पीरियड है उसको बोलते हैं हम लोग आदकल्प। अजोइक एरा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अजोइक एरा। इसके बाद दूसरा जो है वो पूरा जीवकल्प। क्या कहलाता है? पूरा जीवकल्प। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोजोइक एरा। ठीक है? तीसरा जो बनता है वो है मध्य जीवकल्प। मध्य जीवकल्प, इसको हम लोग बोलेंगे मेसोजोइक एरा। हम नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है? ये 1 नंबर, ये 2 एंड ये 3। 4 में जो होगा वो नूतन जीवकल्प। नूतन जीवकल्प, इसको बोलेंगे नेओजोइक एरा। तो देखिए हम चाह क्या रहे हैं कि एक तो आपने पृथ्वी की आयु देखी, उसका एक काल्पनिक चीज मैंने बताया कि यदि उस 4 अरब 50 करोड़ के समय को 100 किलोमीटर अगर मान लेते हैं तो उसमें मानवीय विकास कहां पर है वो। अब उसको बजाते तौर पे पृथ्वी को आयु का अगर नामकरण देते हैं तो ये 4 नामकरण हम लोग दे सकते हैं। तो इन 4 नामकरण में अजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक में मनुष्य का जीवन नहीं है। जो जीवन शुरू हो रहा है वो नूतन जीवकल्प में, नेओजोइक में। ठीक है?
और इसमें भी जो जीवन शुरू हो रहा है वो वन सेलुलर एनिमल से, एक कोशिकीय जीव से, और एक कोशिकीय जीव को हम लोग बोलते हैं अमीबा या पैरामीशियम्स। और इस जीव की ये विशेषता थी कि ये अनंत गुणित यानी अनलिमिटेड डिविजन्स का सलाहियत अपने पास रखता था, और ये कर रहा था, और ये सब जल में हो रहा था। इसलिए ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस ये भी आता है कि जीवन सबसे पहले जल में उत्पन्न हुआ, वायु में उत्पन्न हुआ, या स्थल पे, तो आपका आंसर होगा जल में। तो जल में जीवन उत्पन्न हुआ। अब यहां पर अपने आप को रोक कर रखिए, और फिर एक दूसरा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। हम आपका ध्यान क्यों, सॉरी, आइस एज यानी हिमकाल। तो जीवन के उदय में इस आइस एज, इस हिमकाल का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। कैसे कि फ्लैक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर से ही जीवन का विकास हुआ है। फ्लैक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर से जीवन का विकास कैसे हुआ कि कुल 4 हिमयुग आते हैं। कितना? 4। और इसके बीच में 3 अंतर हिमयुग, इनर आइस एज। कितना? इनर, अंतर हिमयुग, यानी इनर आइस एज। ठीक है, तो इसकी संख्या कितना है? 3। अब देखिए, एक हिमयुग चला तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा धरती बर्फ से ढका हुआ था। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट हम ऐसे करना चाहते हैं ताकि आपको बात पूरी समझ में आए, और वो ये कि ये धरती बनी कैसे। तो इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें एक तारक यानी मोनास्टिक्स हाइपोथेसिस, बहुतारक डुअलिस्टिक्स हाइपोथेसिस, जिसमें इमैनुअल कांट का, लाप्लास का, ये सब थ्योरीज आप पढ़िएगा। अंततः चूंकि ज्योग्राफी का क्लास नहीं, इसलिए उसको उतना ज़्यादा एलोबरेट हम नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने लिए जो चीज़ ज्योग्राफी से लेना चाहते हैं वो ये कि जितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, सब अंततः एक बात जरूर कहता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण गैसीय गोले के रूप में हुआ है। यानी सूरज शुरू में क्या था? तो एक तप्त गैस का गोला था, और इसी के घूर्णन गति के कारण इसी के पार्टिकल्स डिफरेंट प्लैनेट और स्टार, ग्रह और उपग्रह, यानी प्लैनेट और सैटेलाइट बनकर करके उसके चारों ओर घूमने लगे। तो वो तप्त आग का गोला जो धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो ठंडा हुआ तो ये जो सब देख रहे हैं कि 88 किलोमीटर तक का जो, या परसेंटेज जो कह लीजिए, ये तो उसको ठंडा होने में लगा। और जब और आगे बढ़ता है तब ठंडा होते होते इतना ठंडा हो गया कि उस पर बर्फ जमने लगे। अब बात समझ में आई? अब बर्फ जो जम रहा है तो फिर बर्फ पिघल भी रहा है। बर्फ पिघल क्यों रहा है? इसलिए कि उसकी घूर्णन गति हो रही है पृथ्वी की, सूरज से प्रकाश मिल रहा है, तो इस कारण से बर्फ पिघल रहा है। तो उससे पहला अंतर हिमयुग आया। अब अंतर हिमयुग आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ जीवन उदित होने लगा इस पृथ्वी पर। ऐसे ऐसे ग्रेजुअली हिमयुग, अंतर हिमयुग, अंतर हिमयुग, तो इससे क्या हुआ कि जल के अंदर जो है वो जो बर्फ पिघलता था तो फिर जल बनता था। तो उसमें अमीबा, पैरामीशियम्स, या फिर एक और आपने नाम सुना होगा प्लैंटक। तो प्लैंटक 2 तरीके के होते हैं, एक जू प्लैंटक और एक बायोप्लैंटक। यानी प्लैंटक में से जंतु भी पैदा हुआ
और पौधे में पैदा हुए। और ये प्लांटक किसके सोर्स थे फूड के? तो मछली के सोर्स से। तो मछली आज भी वहीं पाया जाता है जहां प्लांटक पाया जाता है। तो यही प्लांटक ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है, जो जू प्लांटक हुआ वो उससे जंतु बनने लगे, और जो बायो प्लांटक हुआ उससे जो है पौधे बनने लगे। तो ये सारी प्रक्रिया जल के अंदर चल रही थी। इसी अंतर हिमयुग के कारण एक नया जीव जल में पैदा होता है जिसको बोलते हैं उभयचर। इसका इंग्लिश होता है एम्बीफीबियस। उभयचर या एम्बीफीबियस एक ऐसा प्राणी होता है, या था या है अभी भी, जो जल और स्थल दोनों में रहने के योग्य है। यानी पानी में भी रहेगा तो भी वो जीवित रहेगा, अगर स्थल पर आ जाएगा वो भी जीवित रहेगा। आज के युग में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है तो मेंढक है, फ्रॉग है, जो जल में भी रहता है और स्थल में रहता है। इसलिए बायोलॉजी के क्लास जो लोग करते हैं और इंटर में आईएससी करते हैं तो उनको प्रैक्टिकल जो ह्यूमन बॉडी का कराना होता है, तो आदमी को तो चिड़फाड़ करेगा नहीं, तो मेंढक का ही प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि ह्यूमन शरीर के अंदर में जिस तरीके से ऑर्गन है उसी तरीके के ऑर्गन जो है वो फ्रॉग में भी। तो वो जो एम्बीफीबियस पैदा हुआ तो वही जीवन जल से स्थल पर आया, और फिर वहां से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। जीव एक ही है अमीबा, उसी से इतने 36,000 प्रकार के जीव पैदा हो गए। और ये सब किस चीज से हुआ? तो जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ। टेम्परेचर में वेरिएशन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे जीव के शरीर में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर क्षणिक रूप से ये बात जाननी है तो जाड़े में आप थोड़ा काला दिखाई पड़ते हैं और गर्मी में आप थोड़ा गोरे दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो जाड़े में भाई आप सूर्य के प्रकाश में ज्यादा रहते हैं, जाड़े में पसीना आपको कम चलता है, तो जिसके वजह से आपके शरीर की गंदगियां चेहरे पर ही जमी रह जाती हैं। और गर्मी में पसीना खूब चलता है, धूप में आप कम रहते हैं, तो शरीर की सारी गंदगियां उस पसीने से बाहर आ जाती हैं, आप गोरे गोरे दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो क्षणिक रूप से जलवायु का आपके शरीर पे परिवर्तन देखने को आ रहा है। और भी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से हमको पढ़ाना होता तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाती। तो हमको हिस्ट्री पढ़ाना, इसलिए अपने आप को जिस जिस सब्जेक्ट से जितना जितना चीज चाहिए उतना उतना ही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो ये एक हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का विकास कैसे हो रहा है? तो मनुष्य का विकास यही नियोजोइक एरा में हो रहा है। तो अब हम डायरेक्ट दूसरे टॉपिक पर आते हैं, मानवीय विकास पे। ये भी सब उसी के पार्ट है, लेकिन उसका एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन है उसका। अब हम मेन पर आते हैं। तो देखिए साहब, जहां तक मानवीय विकास का बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, तो इसका दो स्रोत है, जो सोर्स है वो जानते हैं क्या है? आपके डेवलपमेंट का सोर्स क्या है बताइए? तो सभी कोई जानते होंगे। हाँ, बंदर नहीं, वानर, और जिसका इंग्लिश होगा ऐप। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आता है, बंदर भी लिख देगा और वानर भी लिख देगा। तो उसमें आप अगर बंदर लिख देते हैं तो आप गलत करते हैं। आपको क्या लिख, देखिए बंदर, वानर, लंगूर, ये एक्चुअली में
एक ही रेसेस के जंतु है, कुछ डिफरेंसेस के कारण सब अलग अलग हो गए। ठीक है, बस अभी के क्लास में आप इतना ही समझिए, हम लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस करना है। अब इस वानर का एक रूप था, एक शक्ल था, जिसको हम लोग बोलते हैं रामापिकेथस। क्या बोलते हैं? रामापिकेथस। अगर इसको आप लोग, खैर आप तो ये है क्या बोलते हैं, मोबाइल का दौर है, आप तो यहां भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक रूप से देखना अपने आप में एक अलग मजा देता है कि छू छा के देखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो कलकत्ता कभी जाएंगे आप, कल तो वहां एक म्यूजियम है जिसको बोलते हैं नेशनल म्यूजियम, तो उसमें वहां भी जाइए कभी, तो पूरा दिन 2 दिन लेकर के जाइए, क्योंकि इतना बड़ा है, इतना यूनिक चीज है। तो उसमें जैसे ही इन कीजिएगा वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट को बाज़ाब्ते तौर पे शीशे में एक एक ग्रेजुअली कैसे डेवलप हुआ है, स्टोन एज से लेकर के अब तक, वो सब आपको दिखाया गया है। तो वो आप अपने मोबाइल में वीडियो भी अपलोड करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन कभी कलकत्ता जाइए तो भौतिक रूप से जरूर देखिए। रामापिकेथस कोई आदमी नहीं था, बल्कि ये वानर ही था। वो वानर, वो ऐप जो अभी तक पेड़ों पर ही रह रहा था, या अपने समझने के लिए कह लीजिए कि वो वानर रूपी मानव जो पेड़ों पर ही रह रहा था, उसी को रामापिथेकस बोलते हैं। यहां पर एक चीज बड़ा इंटरेस्टेड है कि आप सवाल हमसे कर सकते हैं कि सर, जब वानर से ही आदमी बना तब फिर वनरवा को तो खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, जब वानर से ही आदमी बना तो फिर वानर को तो खत्म हो जाना चाहिए था, इसलिए कि सब आदमी बन गया। तो आदमी बन भी गया, वानर रह भी गया। इस समस्या का क्या समाधान है जवाब आपके पास? ये जो प्रश्न हम राइज कर रहे हैं, ये किसी बुक में भी नहीं है। क्या करेंगे आप ऐसे ऐसे सवालों का? बोलिए साहब। अरे सवाल उठता है ना भाई, कि बहुत आप पढ़ा रहे हैं कि वानर से आदमी बन गया, तो वनरवा आदमी बन गया था, फिर तो उसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो आज भी तो वानर है ना भाई, बोलिए। अमीबा से सारे जीवों का विकास हुआ, तो अमीबा को खत्म हो जाना चाहिए था, दूसरे जीव बन गए। तो कभी सोचा कीजिए, पढ़ाई का मतलब कि अंधा अनुकरण नहीं है। आप भी क्रिएटिव बनिए, आप भी सोचने वाला बनिए। ये सवाल बनता है कि नहीं, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? आप पहुंच रहे हैं आप, और थोड़ा सा सोचिए। इवॉल्व कर रहा है तो इसका अर्थ यह कि फिर हम लोग बंदर बन जाएंगे। रोटेट का मतलब ये ना कि कल बंदर थे आज आदमी है, फिर कल बंदर बन जाएंगे। देखिए, इसको इस ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कोई भी जीव है, होता है, तो वो एक ही कैटेगरीज का जीव है, लेकिन उस जीव में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परिवर्तन करने के लिए उत्सुक होते हैं, और उसी कैटेगरी का जो दूसरा जीव होता है वो परिवर्तन करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जैसे इसको ऐसे मानिए कि सब कोई आप लोग गया में रह रहे हैं, ठीक है, सब कोई पढ़ रहे हैं, कोई जो है वो उत्सुक होकर के दिल्ली चला गया, दूसरे चीज में एडमिशन ले लिया, कोई उत्सुक होकर के बम्बई चला गया, वहां जाकर के हीरो वाला कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो कोई
कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई हीरो बन गया। इसका प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ा बाद में चल कर करके, उसमें गुणकारी और बहुत महान परिवर्तन हो गए। और कुछ ने परिवर्तन करने को स्वीकार नहीं किया, हम जैसे हैं वैसे ही गया में रह जाएंगे। तो वो फिर ठेला चलाने लगा गया में, इसलिए कि उसका विकास ही नहीं हुआ। तो आप लोग सब एक ही कैटेगरीज के हैं, सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य में डेवलपमेंट के हिसाब से सब बराबर डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो वानर था, तो सब वानर ने विकास करने की कोशिश नहीं की, जिसने कोशिश की वही इंसान बना, मनुष्य बना। अब कैसे, अब इस टॉपिक पर आते हैं कि वानर का एक रूप वो था जो रामापिथेकस कहला रहा था, और ये भी वानर ही था, लेकिन दूसरे वानरों से रामापिथेकस किस रूप में भिन्न था वो बताना चाहते हैं। कि वानरों को डर लगता था जमीन से, कि हिंसक पशु इनको खा जाते थे। तो इसीलिए, कहां जा रहे हैं, तो इसीलिए वानर जो है वो भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारता था। तो छलांग मारने में वानर की जो स्थिति थी, बनावट थी, उसमें 2 पैर और 2 हाथ शुरू में नहीं थे, चारों के चारों पैर ही थे। तो अगला पैर का इस्तेमाल उसने दूसरे टहनी को पकड़ने के लिए करना शुरू किया। तो जिस वानर ने ज्यादा छलांग लगाई अपने जीवन में, तो उसमें एक युगांतकारी और क्रांतिकारी परिवर्तन यानी रेवोल्यूशनरी चेंजिंग आया। वो क्या, सबसे पहला टेक्निकली रेवोल्यूशनरी चेंजिंग मानवीय विकास में जो चीज आती है वो ये कि हाथ की कलाइयों को खुल जाना। तो सभी वानरों के हाथ की कलाई नहीं खुली सर, उसी वानर के हाथ की कलाई खुली जिसने पेड़ों पर ज्यादा छलांग लगाई। तो जिसने ज्यादा छलांग लगाई उसके शारीरिक संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो गया। जिसने कम छलांग लगाई अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही, उसका शरीर जस का तस जैसा था बना रहा। तो जिसने अधिक प्रयास किया वो क्या बन गया, रामापिथेकस बन गया। अब बात समझ में आई। तो इस ढंग से मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाया कि जिसने फिजिकली अपने शरीर से ज्यादा परिवर्तन किया वो रामापिथेकस बन गया, और जिसने कम प्रयत्न किया वो रामापिथेकस नहीं बना, वो ऐप ही रह गया, वो वानर ही रह गया। और इस तरीके के आपके उस सवाल का जवाब पूरा हो गया। अब ये रामापिथेकस जिसकी कलाई की हड्डियां खुल गई, उसको थोड़ा हिम्मत आया। किस बात का हिम्मत, कि अब कोई आक्रमण हम पर करेगा तो ढेला उठा के हम मार देंगे उसको, इसलिए हम नीचे जा सकते हैं। तो ये शुरुआत में क्या किया होगा कि फल गिर गया नीचे, अरे इस पर नहीं, नीचे है, जल्दी से नीचे आया होगा, फल उठाया होगा, फिर चढ़ गया होगा ऊपर। इसी क्रम में कोई पशु उस पर आक्रमण किया होगा तो हाथ से उठा करके मारा होगा उसको फले से, बाद में पत्थर से मारा होगा तो भाग गया होगा। तो ये उसको नॉलेज हुआ कि ओ, हम इस हाथ से पत्थर को उठा के मारेंगे तो भाग जाएगा, तो अब हम नीचे भी रह सकते हैं। बात समझ में आई। तो जैसे ही ये सोच में परिवर्तन हुआ, वो उसका नाम दूसरा हो गया। उसका नाम क्या हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, समझ रहे ना बात। एक एक चीज दिमाग में जा रहा है ना, मजा मिल रहा है ना पढ़ने में। अब देखिए कि वो रामापिथेकस जो जमीन पर आ गया, पेड़ पर रहने का आदि नहीं है, उसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कह रहे हैं। अभी भी उसके शरीर में बाल हैं, अभी भी वो
4 पैर से चल रहा है जमीन पर भी, अभी उसके हाथ नहीं बने हैं, अभी भी उसका थूथन जो है वो जैसे देखते हैं बंदर का वैसा है, उसकी पेशानी धसी हुई है, अभी भी उसके नाक उभरे नहीं हैं, उभरे उसके जगह पर 2 छेद हैं, नेसल कैविटी है, उसके पूरे इस तरह से बाल है, अभी भी उसका पूंछ है। लेकिन रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसलिए बना वो, चूंकि रामापिथेकस जो पेड़ पर रह रहा था अब वो पेड़ पर नहीं रह रहा है, अब वो कहां रह रहा है? जमीन पर। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं। क्लियर? अब उसके बाद तीसरा जो नाम आपको सुनना है या जानना है, उसको बोलते हैं जिंजानथ्रोपस। अब ये इसको जिंजानथ्रोपस, क्योंकि जिंजान नामक एक जगह था, वहां जब भी पहुंचा तो थोड़ा सा वो मतलब जो 4 पैर से चल रहा था वो अब 2 पैर से चलने लगा, और लेकिन कुबड़ होके चल रहा था ऐसे ऐसे, तो उसके ये 2 पैर लटक गए। पहले तो यूज कर रहा था वो, तो अब उसको जो है वो इस्तेमाल करने लगा आगे वाला 2 पैर को। तो जैसे ही इस्तेमाल करने लगा, ये पैर अब कन्वर्ट होना किसमें शुरू हो रहा है? हाथ में। चूंकि तो यूज कर रहा है तो इसी से लकड़ी तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, दुश्मनों को मार रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रूप आया तो उसको बोलते हैं हम लोग जिंजानथ्रोपस। इसके बाद अगला नाम आपको जानना है, उसका नाम है सीनामथ्रोपस। सीनामथ्रोपस। क्लियर? इसको जावा मानव या होमो इरेक्ट्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जावा मानव या होमो इरेक्ट्स। ठीक है? क्यों इसको पहला जावा मानव? उसकी जावा इंडोनेशिया का जो जगह है वहां ये चला गया था, और होमो इरेक्ट्स ऐसा ह्यूमन जो सीधा खड़ा हो गया, और जो झुका हुआ था वो पूरा टाइट हो गया। वो टाइट होने से क्या, उसकी पूंछ जो थी ना वो कट के गिर गई। क्योंकि पूंछ क्या था, वो एक हॉल में फिक्स है, कमर के हॉल में, जैसे कुत्ते लोग का भी है, जानवर लोगों का। अब बहुत दिनों तक वो जानवर ऐसे खड़ा रहेगा तो क्या कर, उस हॉल से निकल जाएगा वो। तो आप अपने कमर में पीछे देखिए, या खुद अपना नहीं देख सकते हैं, दूसरे का कमर देखिए, तो देखिएगा कि वहां पर 2 ठो ऐसा गड्ढा नुमा दिखाई पड़ेगा। हंसने की क्या बात है, पढ़ा रहे हैं तो 2 ठो गड्ढा दिखाई पड़ेगा, वहीं पर वो उसका। हाँ आइए ना। ठीक है साहब। अब देखिए ये सब परिवर्तन हो रहा था, यानी अब बाल झड़ने शुरू हो गए, जो शरीर पे बाल थे वे सब झड़ने शुरू हो गए, पूंछ हट गया। अब जो अगला प्रोसेस, हालांकि ये प्रोसेस पहले से चला आ रहा था लेकिन और स्पीडी हो गया। वो प्रोसेस क्या था कि माइंड का व्यास, दिमाग का व्यास बढ़ने लगा। शुरुआत में हमने बताया था आपको कि जो वानर होता था उसके ये फोरहेड जो है धसे हुए रहते थे। अब यहां तक पहुंच के इसके फोरहेड उभरने लगे।
ये फोरहेड उभरना का मतलब क्या था कि उसका दिमाग बड़ा हो रहा था, मतलब उसके पास बुद्धि आ रही थी। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल देंगे तो आप थोड़ा जल्दी समझ जाइएगा इस बात को, कि आप लोग आजकल सुनते होंगे अपने बड़े बुजुर्ग से कि पहले हम लोग पैदा हुए थे तो कितना भोथर थे, हम लोग को जाना हलियो हो, 20 साल के तक हम लोग नहीं जानते थे। अब आजकल का लड़का देखिए साहब, 6 साल में हम ही लोग को टीवी दिखाता है, 10 साल में तो टेलीविजन से और मोबाइल से बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग नहीं जानते वो बता देता है। तो ये बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन क्यों? मानसिक रूप से क्या है? तो आप एक सरलीकृत कर लेते हैं वो कि टीवी देखता है सर, मोबाइल देखता है, उससे सीख लेता है। हम इसको नहीं मानते। अगर ऐसा होता तो कुतवा को भी अपने बेड पर बैठा के टीवी दिखाइए, दिन भर उसको मोबाइल दिखाते रहिए, वो जरा तेज बन के दिखा दे तो हम जाने। बात वो नहीं है तेजी की, बात हम बता रहे हैं वो कि पहले जो डिलीवरी होती थी बच्चों की वो नेचुरल होती थी। तो आप देखते होंगे डिलीवरी के समय में कि सबसे पहले उसका सर निकलता है, तो सर जो निकलता है तो दब जाता है वो, और उस समय उसके शरीर के जितने ऑर्गन होते हैं काफी कोमल होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं। तो निकलते समय जो दब जाता है और जैसे ही हवा लगता है तो वो एक रूप ले लेता है वो। अब जब बाहर आ गया, जब ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है तब उसका दिमाग बढ़ रहा है, लेकिन अब अधिकांश डिलीवरी जो है ऑपरेशन से होता है, यानी पेट को चीरा, उसको बहुत आराम से बच्चे को निकाल लिया, तो उसके सर पर जो प्रेशर पड़ रहा था चमड़े का वो अब नहीं पड़ता है। तो जो ग्रोइंग थी वो नहीं रह गया मानसिक रूप से, यानी उसका दिमाग का वॉल्यूम जो है जो पेट में था वही बाहर रहा, दबा नहीं, और उसके बाद फिर उसका मानसिक विकास हो रहा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब दब के विकास होगा वो कुछ और विकास होगा, और बिना दबे हुए विकास होगा तो कुछ और रहेगा। इसको प्रैक्टिकली हमने करके देखा है कि हमने महसूस किया कि जो बच्चा नेचुरल डिलीवरी से पैदा किया है वो इतना तेज अभी नहीं बना है, लेकिन जो ऑपरेशन से हुआ है वो वास्तव में तेज हुआ है। तो हमारा अपना, ये हम साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन अपना अनुभव से ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो ये हुआ यहाँ पर, मतलब मनुष्य मनुष्य के तरह दिखाई पड़ने लगा। जो आप फिल्मों में देखते हैं ना, जंगली आदमी बोलते हैं कि जंगली आदमी है ये, तो इसको, हाँ आदिवासी, तो इसको आप जंगली आदमी कह सकते हैं। बात समझ में आई? अब ये सिनानथ्रोपस, उसके बाद एक और डेवलपमेंट का रूप है निएंडरथल। निएंडरथल मानव, ये ऐसा था, ये यूरोप में निएंडरथल एक घाटी है, वहीं इसका डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए इसको निएंडरथल मानव बोलते हैं। ये ऐसा था कि पूरा का पूरा जैसे हम लोग हैं वैसा बन गया, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी वो पिछड़ा हुआ था, इसीलिए इसको ज्ञानी मानव नहीं कहते थे। जब मानसिक रूप से पूर्ण इसका डेवलप हो गया तो उसी का नाम क्रो मैग्नन पड़ा। क्या? क्रो मैग्नन, मैग्नन, ठीक है। या इसका दूसरा नाम भी है होमो सेपियंस। इसी को हिंदी में बोलते हैं ज्ञानी मानव। ये पीरियड अगर कहिएगा आप तो 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व इस धरती पर आया, ठीक है। और अगर रामापिथेकस की बात कीजिएगा इसका, तो ये 2,50,000 वर्ष पूर्व
ये शुरुआत हुआ। हमने शुरू में क्या कहा कि पृथ्वी की आयु 4 अरब 50 करोड़ वर्ष है। अब समझ में बात आ रही है कि 4 अरब 50 करोड़ वर्ष में 2,50,000 वर्ष से शुरू क्या हो रहा है? बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया। और उसके बाद वो आदमी कब बन रहा है? तो 30,000 वर्ष पूर्व। तो हमें यही समझाना था आपको मानवीय विकास से। जल्दी ये कीजिए ताकि उस टॉपिक को भी हम खत्म करें। हो गया? मिटाए ना? सब बोलिए ना हाँ यार। तो लिख भी रही हैं, बोल भी रही हैं। अब देखिए अगला जो हमने कहा कि एक सेक्शन ह्यूमन डेवलपमेंट है, दूसरा सेक्शन आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टोन एज है ना। तो पाषाण युग का वर्गीकरण। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज। ठीक है ना। तो इसको देखिए हम लोग अपने समझ के लिए 3 काल में बांटते हैं। कितने काल में? एक को बोल सकते हैं पूरा पाषाण काल। इसका इंग्लिश होगा पैलियोलिथिक एज। अगर पीरियड अब हमसे पूछिएगा तो इसको हम बोल सकते हैं 2,50,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व लिख दूं। ये पूरा पाषाण काल का पीरियड है। उसका दूसरा हम लोग नाम दे सकते हैं मध्य पाषाण काल। इसका इंग्लिश होगा मेसोलिथिक एज। इसका पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर करके आप 3,000 ईसा पूर्व मान सकते हैं। और तीसरा जो पीरियड है उसको हम लोग बोल सकते हैं नवपाषाण काल, यानी नेओलिथिक एज। इसका पीरियड हम लोग बोल सकते हैं 3,000 से लेकर के 1,500 मान लीजिए ईसा पूर्व। ठीक है। अब अगेन पुनः ये पूरा पाषाण काल 3 भाग में बटा हुआ है। क्या चीज? 3 भाग। इसमें पहला जो है पूर्व पूरा पाषाण काल, यानी अर्ली पैलियोलिथिक
इसका पीरियड 2,50,000 से लेकर के 1,00,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उसके बाद दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसका पीरियड आप लोग ले सकते हैं 1,00,000 से लेकर करके 40,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल। इसको इंग्लिश में कहा जा सकता है लेटर पैलियो लिथिक एज। इसका पीरियड 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। तो ये क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टोन एज हुआ। ठीक है। इसी में वो आप देख रहे हैं कि किस ढंग से आप रख सकते हैं, कहाँ पर रामापिथेकस होगा, कहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा। और आप देख सकते हैं कि जो मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल के बीच का जो पीरियड है, इसी में ज्ञानी मानव का विकास हो रहा है। ऊपर में जो डेट लिखा हुआ था तो उसको मिलाइएगा नहीं। कहाँ रहते हैं? क्लास में रहिए। अब एक चीज और है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। जल्दी कीजिए। इसमें काम आप लोग कर सकते हैं कि ये वाली एनसीईआरटी नहीं, जो इसके पहले वाली एनसीईआरटी थी, पुराना वाला, तो वो भी नेट पर अवेलेबल है, मतलब पाठशाला में वो वाला भी है। तो आप उसको खरीदिए नहीं, उसी में से लैपटॉप पे, ये मोबाइल पे अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और उसका पहला नहीं, दूसरा चैप्टर 11th वाला दूसरा चैप्टर खोल करके जो है ना, इसमें जगह भर लीजिएगा। जगह का मतलब कि पूरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, मध्यकाल के कौन से हैं, और नौ पाषाण काल के। ये प्लेस आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आप खुद से अपने से पढ़ करके इसमें भर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर है। हम लिख देंगे तो फिर वो आपको याद नहीं होगा। तो ये आपका ऐसे होमवर्क है कि हर पीरियड का जो स्थल है, आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे पूरा पाषाण काल में जाइएगा तो सोहन घाटी, टोन्स घाटी, ये सब नाम मिलेगा आपको। त्रिपक्कम, गुड़ियाना मानो बट्टा, पलवरम, ये सब नाम, बनास, ये सब नाम कहाँ कहाँ किस किस पीरियड में है, उसको भर लीजिएगा। अभी के ट्रेंड में एंशिएंट में क्वेश्चंस आ रहा है तो इसी से आ रहा है, क्योंकि हर लड़का को नाम पता नहीं होता है। मिटाऊं? नहीं, पीछे नहीं लिख रहा है। दिमाग भारी नहीं लग रहा? हल्का है ना अभी तक? है? किसको भारी लगने लगा दिमाग? बोलिए ना। नहीं पढ़ लेते ही अकेले किताब के जरिए? असंभव है। इसलिए बोलते हैं क्लास में हल्ला मत किया कीजिए, शांति के साथ रहिए और टेंशन फ्री रहिए। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे
जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, लगेगा कि नहीं हम बहुत कम समय में बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। ठीक है, अभी भी ऑफर आया है हमारे पास एक स्कूल से, खूब तंग किया जा रहा है कि नहीं यहाँ चलिए वहाँ छोड़ दीजिए, है वो उधर दुब्भल में कोई स्कूल, अब कोई समझा दिया है उसको उल्टा से ना, बोले हम धोखेबाज नहीं हैं, जहाँ है वही ठीक है। तो चलिए ये कॉमन टॉपिक्स। अब एक वर्गीकरण तो एक ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि 3 नाम है। इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 नाम का दर्शन होता है। उसमें एक होता है प्राक इतिहास। क्या होता है, या इसको हम लोग प्रागैतिहास भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है प्रो हिस्ट्री। एक दूसरा शब्द है जिसको बोलते हैं आद्य इतिहास। क्या बोलते हैं, आद्य इतिहास। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। और एक तीसरा होता है इतिहास, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। अब जो शुरू में आपको बात बताए थे कि पूरे इस पृथ्वी के आयु का सिर्फ 0.1% का ही इतिहास है, तो वो इसका बात बोल रहे थे। और बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जितनी चीजें हैं उसमें से अगर आद्य इतिहास की बात करें तो ये 0.5 या 10% है, और बाकी पूरा का पूरा प्रागैतिहास। अब प्रागैतिहास किसको बोलते हैं, सिंपल सी, बिल्कुल तंग नहीं करेंगे आपको, कि जिसकी जानकारी केवल पुरातत्व से मिलती है। यानी आर्कियोलॉजी से मिलती है। इसका लिखित विवरण नहीं मिलता है। विवरण नहीं मिलता है। बात समझ में आई? यानी मानवीय विकास का एक लंबा काल, अधिकांश काल ऐसा है कि इसकी जानकारी सिर्फ हमें पुरातत्व से। कैसे पुरातत्व, जो पत्थर इस्तेमाल करते थे वो, जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, जिस प्रकार का खाना इस्तेमाल करते थे, जिस प्रकार के घरों में रहते थे, तो इन सभी ये सभी चीजें खुदाइयां से जो मिली तो उसी की जानकारी हम लोग को मिलता है। बाकी रिटन प्रूफ कोई नहीं है, हम उसी से अंदाजा लगाते हैं कि साहब उनका जीवन कैसा था। और 90% जो भाग है मानवीय विकास का वो प्रागैतिहासी है, यानी प्रो हिस्ट्री है। अब जहां तक आद्य इतिहास का बात है तो इसमें पुरातत्व से तो जानकारी मिलती ही है, लिखित विवरण भी उपलब्ध है। लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन इसमें बात क्या है कि पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। यानी ऐसा पीरियड जिसका पुरातत्व से जानकारी तो मिलता है, लिखित विवरण भी है, लेकिन उस विवरण को हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो ऐसे पीरियड को हम लोग आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल्स
अगर आप इसका ले तो हड़प्पा सिविलाइजेशंस और वैदिक सिविलाइजेशंस, ये दोनों इसमें आता है। अब आप कहिएगा सर कि हड़प्पा तो हमको समझ में आ गया कि उसका विवरण है, हम लिखा नहीं गया, मैंने पढ़ा नहीं गया, लेकिन वैदिक को आप क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं? वैदिक तो पढ़ा जा रहा है संस्कृत में। इसका जवाब यह है कि जिस पीरियड में वैदिक सिविलाइजेशन था, उस पीरियड के चीजों को हम नहीं पढ़ पाए। जो वेद हम पढ़ते हैं वो श्रुति के रूप में पढ़ते हैं, और उसे लिखा गया है गुप्त काल में, वो उस काल में नहीं लिखा गया। इसलिए वैदिक पीरियड भी या वैदिक सिविलाइजेशन भी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब ऐसा पीरियड के जिसकी जानकारी में पुरातत्व से भी सहायता मिलता है, लिखित विवरण भी है, और लिखित विवरण के साथ साथ विदेशी विवरण भी, यानी दूसरे देश के लोगों ने भी लिखा है। तो ऐसे पीरियड को हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं। तो हम समझते हैं कि प्रागैतिहास, आदि इतिहास, ये इतिहास क्या है, ये परिभाषित रूप से हमने आपको अच्छे से समझाया है। और आज की क्लास में पाषाण काल में जितनी बातें होनी चाहिए वस्तुनिष्ठ आधार पे या विषयनिष्ठ आधार पे, वो सभी की व्याख्या की है। हम समझते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर दूसरे विषय के साथ अगले क्लास में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।